हेलो स्टूडेंट, जो आज की क्लासेज होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी हम लोग आज सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो पिछले आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में यानी 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आया था उसको रिपीट करेंगे, यानी उसको पढ़ेंगे, यानी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ आपके लिए मॉडल पेपर यानी जो प्रैक्टिस सेट है यानी मॉडल पेपर इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों का यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चंस आपको मिले और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस भी मिले और सभी सब्जेक्ट का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट कराएं इस चैनल पे। तो चलिए चालू करते हैं इस क्वेश्चंस को, यानी इसके जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ है उसको चालू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो स्टूडेंट बिहार में जो है वो कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। स्टूडेंट जो इंग्लिश वाले होंगे वो देखेंगे कि विच टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ मोस्टली फाउंड इन बिहार, यानी रेड सॉइल यानी बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए स्टूडेंट इसके जो आंसर होगा वो जलोढ़ मिट्टी होगा। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक किसको कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन है पतंजलि, सुश्रुत, चरक और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आयुर्वेद जो था उसके जनक जो है महर्षि चरक हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यानी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन में वन है। देखिए बिहार में कितने प्रतिशत में क्षेत्र वन में है, यानी वन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बता दें आप लोग को कि 7% जो क्षेत्र है उसमें वन है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो स्टूडेंट आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। देखिए इसमें लौह युक्त बोल रहा है, तो लौह मैग्नेटाइट होता है, हेमाटाइट होता है। तो लौह युक्त यानी लोहे के द्वारा खनिज कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है। ठीक है, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना पत्थर ये लोहे का खनिज नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे घटिया कोयला कौन है। तो स्टूडेंट सबसे घटिया कोयला को हम लोग पीट बोलते हैं। क्या? पीट। तो लिखते चलिए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए और इस पर बहुत सारे आप लोग के क्वेश्चंस मिलेगा लाइक एज सभी सब्जेक्ट का। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी क्लासेज हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। अब देखिए उसके बाद निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। अब देखिए रोपण फसल का मतलब होता है रोपने वाला, यानी गन्ना को हम लोग रोपते हैं, चाय को रोपते हैं, धान रोपते हैं, तभी ना बीज होता है। देखिए रबड़ क्या है, रबड़ को रोपा नहीं जाता है, तो ये क्या होता है, तो रबड़ फसल कौन है, यानी रोपड़ फसल नहीं है, कौन है, रबड़। तो स्टूडेंट देखिए उसके बाद देखिए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। तो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, तो जौ है। क्या? जौ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। माने बिहार की जो भूमि है उसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोग कहते हैं कि बिहार कृषि प्रमुख क्षेत्र है, कृषि प्रमुख राज्य है, तो उसमें कितना प्रतिशत भूमि कृषि के लिए है। तो देखिए 59.5% यानी लगभग 60% जो भूमि है वो है कृषि क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होता है, हीराकुंड बांध। ठीक है, तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो कौन सी खनिज जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो देखिए उद्योगों की जननी यानी उद्योग जो होते हैं उसको सिर्फ लोहा ही ना काम करता है, मैग्नीज, सोना, चांदी, तो ये क्या है? लोहा होता है। ठीक है, उद्योगों की जननी किसको कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है। अब देखिए सर्वोत्तम प्रकार की कोयला कौन सा है? ऑब्वियसली इससे पिछले बार अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कि सबसे घटिया कोयला कौन है, तो पिट है। इसमें सबसे सर्वोत्तम प्रकार की कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें आप दोहरा कर भी पिट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये घटिया कोयला है। ठीक है, उसके बाद देखिए गंडक परियोजना। गंडक परियोजना कहाँ है? तो गंडक परियोजना ये आप लोगों को बता दें कि बिहार उत्तर प्रदेश राज्य के बीच में यानी नेपाल को अलग करता है, जो वाल्मीकि नगर में है, और वहीं से गंडक निकलता है यानी ब्राज से जो पानी छूटता है गंडक के द्वारा होते हुए अदर जिलों में जाता है, तो इसको वाल्मीकि नगर में बोलते हैं। क्या है? वाल्मीकि नगर में है। गंडक परियोजना कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में है यानी बेतिया जिला में। तो ऐसे देखिए उसके बाद देखिए इसमें निम्न राज्यों में से सब किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? और देखिए निम्न राज्यों में से यानी भारत की जो राज्य है सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन है? तो सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा वन है। अब देखिए कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना तो यानी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो भागलपुर जिला में। कहाँ पे? भागलपुर जिला में। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस फिर आपको आ सकता है नेक्स्ट आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 2020 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? और सूखा कैसे पड़ जाता है? वर्षा जब नहीं होता है तभी ना। तो सूखे का मुख्य कारण कौन सा है? वर्षा की कमी। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट जो है बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो देखिए पूर्वी बिहार यानी सबसे ज़्यादा बाढ़ जो आता है वो आपके उत्तरी बिहार में आता है, यानी नेपाल से सटे हुए उत्तरी बिहार है तो उससे आता है और ऐसे भी उत्तरी बिहार होते हुए चला जाता है उधर। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पे आता है? यही है उत्तरी बिहार। तो स्टूडेंट एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो देखिए एशिया में चीन आता है, चीन से एक रेशम मार्ग होता है, वो रेशम मार्ग के थ्रू ही यूरोप अफ्रीका के अंतर्गत यूरोप आता है, सॉरी यूरोप के अंतर्गत अफ्रीका आता है, उसमें जाता है। तो ये रेशम मार्ग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एशिया और यूरोप के बीच कौन प्रामाणिक स्थल व्यापारिक मार्ग है? तो रेशम मार्ग है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है बोल रहा है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? देखिए चौरा चौरी कांड जो था ना उसमें खुदीराम बोस ये जो गर्म दल के नेता जो थे उन्होंने इन लोगों ने क्या किया कि एक थाने में उन्होंने आग लगा दिया। जब आग लगा दिए तो उन्होंने उस समय क्या थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला रहे थे। क्या? असहयोग आंदोलन। तो उस समय असहयोग आंदोलन को ही उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, उससे प्रभावित हो गया, बोले कि यार ख़राब है, फिर ये असहयोग आंदोलन को उन्होंने बंद कर दिया। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये तो आप आशा करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे कि 1 मई होता है। क्या? 1 मई होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए अभी की बात हो रही है, यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। कितने? 8। तो स्टूडेंट इससे पिछले कितने था? तो 7 था। तो आपको बता दें हम कि जो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में पारित हुआ। किसमें? 2005 में। अब देखिए इसके बाद देखिए किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो देखिए लोकतंत्र का मतलब यानी अब्राहम लिंकन जो थे, अब्राहम लिंकन उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यानी लोकतंत्र का मतलब लोगों का राज्य, यानी कोई भी कुछ कह सकता है, सुन सकता है, उसके लिए कर सकता है। उसके बाद देखिए जो हमारे भारत में भी लागू है। अब उसके बाद देखिए 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो कौन सी? तो 73वां यानी 73वां जो संवैधानिक
संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज संस्थाओं को दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। तो अब देखिए लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, भाई सभी के पास अशिक्षण यानी शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है। बहुत सारे स्टूडेंट अब इस समय की महामारी में, कोरोना की महामारी में देखिए कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो अपरंपार है। गरीबी यानी बेरोजगारी जब बढ़ेगा तो जरूर गरीबी होगी, जब काम ही नहीं होगा तो गरीबी कहाँ से दूर होगी। तो इनमें से सभी यानी सभी क्या है, सफलता की बाधा है, भारत आगे बढ़ ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। अब देखिए तीनकठिया प्रणाली आपको बता दें हम कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो तीनकठिया प्रणाली जो था ना, किसानों पर, रैयतों पर आधारित पर लागू था। और तीनकठिया प्रणाली का मतलब होता है 3 कठा। उस समय क्या था, जब चंपारण आंदोलन चालू होने से पहले यहाँ पे जो अंग्रेजों थे चंपारण में, उन्होंने किसानों को ज़बरदस्ती 3 कट्ठा खेत नील के खेती कराने के लिए क्या करते थे, प्रेरित करते थे, उस पर दबाव डालते थे। तो उसी समय तीनकठिया प्रणाली हुआ था, वो किसानों पे ही था। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। तो जालियांवाला बाग जब हुआ था, यानी जालियांवाला बाग कब हुआ, तो जालियांवाला बाग आपको बता दें कि उस समय हमारे जो देश के जो नेता थे, जो लोग थे, वो अमृत शहर में एक जगह है जालियांवाला बाग, उसी में वो लोग सभा कर रहे थे, यानी कुछ यही देश के बारे में कुछ भाषण कर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को सूचना मिली और एक बाइक आकर उन्होंने गोली चलाना चालू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग, निहत्थे लोग मर गए। और हमारे जो सैनिक थे, जो उस समय शहीदों ने क्या किया था, उस समय बिना हथियार के वो लोग अपने में भाषण या अपने में सभा कर रहे थे। तो उसी सभा को, उसी जांच के लिए, हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने, जब लोगों ने आवाज़ उठाया, तो सरकार जो था ब्रिटिश सरकार, उसने हंटर समिति का गठन किया। किसने का, हंटर समिति का गठन किया। तो स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू नेक्स्ट एग्जाम 2022। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो जीरादेई बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कुलोकत, कौन सा, कुलोकत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो कुलोकत जलप्रपात आपको बता दें हम कि ये गोविंदपुर नवादा जिले में स्थित है। किसमें, नवादा जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो देश हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए नेपाल, क्योंकि नेपाल से हमारा जो बिहार है वो जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे नेपाल, जैसे पश्चिमी चंपारण जिले से जैसे ही नेपाल और बीच की दूरी जो आपकी नदी है, यानी बराज, ठीक है, जिसको हम लोग बूढ़ी गंडक का नाम देते हैं, वहाँ से पानी जो निकलता है, तो वो नेपाल से सटी हुई है। सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र नेपाल से सटा हुआ है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत है। तो गठबंधन की जो सरकार है उसको बनाने के लिए जानते हैं एक दलीय व्यवस्था की ज़रूरत है। इसमें देखिए क्या होता है, जब 2 दलीय वाला व्यवस्था जब होता है तो एक जो आपका क्या होता, तो देखिए एक दलीय व्यवस्था की ज़रूरत है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, इनको प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। देखिए इसका ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन से सन में, तो 1980 में। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आपको बता दें हम कि 1975 में हुई। और कब ख़त्म हो गया, तो 1977 में ख़त्म हो गया। अब देखिए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर दर यानी ऊपर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, भूकंप केंद्र नहीं, अधिकेंद्र उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। सुनामी किस में आता है, स्थल पे आता है, नहीं आकाश में आता है, नहीं समुद्र में आता है। किस में आता है, पानी में सुनामी आता है। जलप्रपात उस समय क्या होता है, धरती भी उसमें धंस जाती है, ठीक है, तो सुनामी जल में आता है। देखिए उसके बाद देखिए मलबे के नीचे। अब देखिए मलबा का मतलब हो गया कोई
मिट्टी उट्टी से दब जाता है लोग, तो मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट देखिए, उसमें हेलीकॉप्टर से आप देख सकते हैं? नहीं। दूरबीन से देख सकते हैं? नहीं। माइक्रोस्कोप से? ये भी नहीं। तो इंफ्रारेड कैमरा जो होता है, इंफ्रारेड कैमरा, उससे आप देख सकते हैं मलबे के नीचे कहाँ लोग है कि नहीं है। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा मतलब होता है अपने आप, ठीक है, जिसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। आग लगना प्राकृतिक आपदा है? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा ये नहीं है। ज़्यादातर प्राकृतिक आपदा भूकंप होता है। क्या होता है? भूकंप। आग लगना तो मनुष्य का भी है, मान लीजिए कोई माचिस बार दिया, खत्म, बम वही ना बनाता है, मनुष्य ही बनाता है, तो ये मानवीय आपदा है। और रासायनिक दुर्घटना यानी मानवीय आपदा है। तो भूकंप एक क्या है? प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल किसको बोला जाता है? तो खरीफ फसल यानी जो मई से जुलाई के बीच में बोया जाता है उसको खरीफ फसल, यानी जो धान है वो धान मई से जुलाई के बीच में ना बोया जाता है, तो ये क्या होता है? खरीफ फसल धान है। अब देखिए ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड यानी फ्लूड माने बाढ़ होता है। तो ऑपरेशन बाढ़ क्या मतलब होता है? डेयरी विकास यानी दूधों का क्या करना? बढ़ावा देना। सरकार ने क्या किया? एक ऑपरेशन चलाया जिसको नाम रखा ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दूधों का ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को क्या कर रहा है? लोग लोन दे रहा है, जिससे औरतें जो नारी हैं वो क्या कर रही हैं? गाय भैंस खरीद रही है और ज़्यादा दूध का उत्पादन कर रहा है सब, तो इसको डेयरी विकास बोलते हैं। क्या? डेयरी विकास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में पहला सूती मिल जो था वो मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्र सांख्यिकी संगठन CSO करता है। कौन सा? CSO। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो देखिए आपको बता दें, बीमारू। क्या होता है? बीमारू यानी इसमें बी से बिहार, सबसे फ्रंटे पर बिहार आ रहा है, इसका मतलब ये बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। उसके बाद देखिए आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जो होता है, आर्थिक क्रिया मतलब होता है जीविका उपार्जन। क्या होता है? जीविका उपार्जन। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविका उपार्जन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी लगाए। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो स्टूडेंट अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट का क्वेश्चंस आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस मिलेगा आप लोगों को वो साइंस का होगा। ठीक है, अब देखिए उसके साथ दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो देखिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था यानी बैंकें तो है, यानी बता दें हम लोग को कि सबसे ज़्यादा दीर्घकालीन माने ज़्यादा दिन के लिए ऋण माने कर्जा देने वाला संस्था जो है भूमि विकास बैंक है। ठीक है, यानी कृषि करने के लिए है। तो आपको बता दें कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो देखिए अधिकार दिवस के बारे में पूछ रहा है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कौन से? 15 मार्च को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी उसका मुख्य कारण होता है अधिक सिंचाई। क्या? अधिक सिंचाई। अब देखिए सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कहाँ प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में प्रचलित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है? तो रज्जू मार्ग स्टूडेंट आपको बता दें कि राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। अब देखिए सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास आपको बता दें 1500 ईस्वी के में हुआ था। तो जो मध्य युग में आता है, कौन से? मध्य युग में आता है। तो स्टूडेंट अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद देखिए गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? तो भाखड़ा नागल
बांध से, किससे? भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कहाँ है, राज्य है, कौन है? तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन माने सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ पे आता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आता है। तो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो बिहार का सबसे सर्वाधिक प्रवण यानी सूखा राज्य कौन सा है? सबसे सूखा राज्य तो आप बता सकते हैं उत्तर बिहार, यानी सबसे ज़्यादा बाढ़ यहीं पे है और सबसे ज़्यादा सूखा उत्तरी बिहार में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो 1830 में क्रांति के बाद 1830 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? तो कौन सी किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? तो गणराज्य। कौन सी? गणराज्य। उसके बाद देखिए रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कौन किया? लेनिन ने किया। किसने? लेनिन ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है? यानी किसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? टेलीफोन, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सब क्या है? संचार सेवाओं का अंग है। यानी इसके द्वारा हम लोग संचार, कोई भी चीज़ को हम लोग किसी के माध्यम से, यानी समाचार, टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट, इनके माध्यम से हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो मानव पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, आवास और इनमें से सभी, यानी सबसे ज़्यादा इनमें से सभी ही होगा, क्योंकि आप वहीं पर ना उसको निकालते हैं, क्या करते हैं? कमाते भी हैं और लगाते भी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, यानी विश्व अर्थव्यवस्था से लगाव रखना, यानी सभी को एक करना, एक परिवार की तरह बिहेव करना। उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अब स्टूडेंट देखिए आप लोगों को बता दें कि हरित क्रांति जो कृषि से संबंधित है वो आपके प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा संस्थान है? कौन सा संस्थान है? तो आप लोग को बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक संस्थान है जो केंद्रीय संस्थान है, वो मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। उसको ही लीगल प्रदान है कि वो क्या करता है? पैसा जारी कर सकता है। उसके बाद बिहार राज्य है। क्या कौन सा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो कौन रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो राजकीय आय। क्या? प्राथमिक प्रति व्यक्ति की आय। कौन सा? प्रति व्यक्ति की आय जो होता है वो रहन सहन को स्तर को प्रभावित करता है, यानी आप जितना कमाइएगा उतना ना कीजिएगा। देखिए उसके बाद नेक्स्ट बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38, यानी 38 ज़िले हैं। उसके बाद देखिए संपूर्ण क्रांति किसने नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश आप लोगों को बता दें हम कि बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ और बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हम लोग भारत से बांग्लादेश अलग हुआ, पूर्वी बांग्लादेश। अब देखिए भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले बता दें हम लोग को कि पंचायती राज्य की शुरुआत भारत के जो राजस्थान राज्य में सबसे पहले भारत की पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी वहीं पे। अब देखिए निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश? तो आप जल्दी बताइए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल या चंडीगढ़? तो चंडीगढ़ होगा। क्या होगा? चंडीगढ़।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि संघ सरकार का उदाहरण है। कौन सा संघ सरकार का उदाहरण है? तो इनमें से सभी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है उसका। तो कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए कौन से कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? देखिए हॉल मार्क कहाँ लगता है, इको मार्क कहाँ लगता है, एक मार्क कहाँ लगता है? तो खाली कृषि उत्पादों में सिर्फ एक मार्क का प्रयोग होता है। किसका? एक मार्क का प्रयोग होता है, जिससे ये पता चलता है कि यह मार्क लग जाने से इसका शुद्धिकरण हुआ है, मानकीकरण हुआ है। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्या है? स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अब देखिए निम्न कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि क्षेत्र। कौन? कृषि क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए आपको बता दें कि बिस्मार्क जो था वहीं उत्तरदायी था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। सेफ्टी लैंप के आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी जो था सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। भाई करो या मरो। उसके बाद समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबल जो था वो दास कैपिटल को, किसको? दास कैपिटल को कहा जाता था। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। चंपारण के भिखनाथोड़ी में किया था, ठीक है। अब मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें कि मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। यानी लास्ट क्वेश्चन चीन, यानी मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। तो स्टूडेंट अगर नए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोगों को मिले, पिछले आप यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिले, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस मिले, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।